प्रधानमंत्री हमारे देश को लूट रहे हैं। बाबर की किस्मत इतनी खराब थी, जब लोधी वंश राज कर रहा था तो बाबर भारत कैसे आया? इन तीनों का नाम याद रखना। बाबर के मरने के बाद आगे क्या हुआ, युद्ध जीतने में और ज्यादा आसानी हो जाती। रुको भी बताऊंगा कि इनके खिलाफ होने का कारण क्या था। तो बाबर बोला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब इस दिल्ली पर राज मैं करूंगा। तुम क्या बोल रहे, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। देखो, मुझे पता है इस टॉपिक पे पहले ही बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन एक बात समझ लो, जो सच अभी तक छुपा है वो दिखाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कि हमारे देश को कैसे लूटा गया और आज भी कैसे लूटा जा रहा है। मैं किसी का साइड नहीं लूंगा, सिर्फ सच बताऊंगा, वो भी सबूत के साथ। आपको पता चलेगा कि भारत को पहली बार कब लूटा गया था और कैसे लूटा गया था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के प्रधानमंत्री हमारे देश को लूट रहे हैं? ये सिर्फ शुरुआत है, आने वाली वीडियो में और भी खुलासे होंगे। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखो, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले बाबर ने हमारे देश पर राज किया था और बाबर से पहले दिल्ली के लोधी वंश भारत पर राज किया करते थे। तो आज हम यही जानेंगे कि जब लोधी वंश राज कर रहा था तो बाबर भारत कैसे आया और उसके आने का मकसद क्या था। तो ये बात है 1517 की। ये वही समय है जब सिकंदर लोधी की मृत्यु होती है और अगला राजा इब्राहिम लोधी को बनाया जाता है। इब्राहिम लोधी के राजा बनते ही सूबेदार दौलत लोधी और राणा सांगा, इन तीनों का नाम याद रखना। भारत के गुलाम होने में इन तीनों का सबसे बड़ा हाथ है। यही 3 लोग थे जो इब्राहिम लोधी के खिलाफ थे। रुको भी बताऊंगा कि इनके खिलाफ होने का कारण क्या था। ये जो लोधी था, ये इब्राहिम लोधी के सगे चाचा थे और राणा सांगा इब्राहिम लोधी के पुराने दुश्मन थे। सोचने वाली बात तो ये है, इब्राहिम लोधी के खिलाफ राणा सांगा तो ठीक थे, लेकिन उनके चाचा क्यों खिलाफ थे? जब सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई थी तो को लगा था कि मेरे भाई के मरने के बाद राज हमें मिल जाएगा और राजा हमें बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजा इब्राहिम लोधी को बना दिया गया। इसीलिए इन लोधी इब्राहिम लोधी के खिलाफ हो गए। तब इन तीनों ने मिलकर बाबर के पास एक निमंत्रण भेजा। उस निमंत्रण में ये लिखा था कि तुम भारत आओ और इब्राहिम लोधी को मारो और जितना लूटपाट करना है कर लो, हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। उसके बाद पूरी सत्ता हमारे हाथ में रखकर तुम चले जाओ। क्योंकि उस समय बाबर ही था जो इब्राहिम लोधी को हरा सकता था, क्योंकि बाबर पहले भी बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ चुका था, तो उसे पता था कि इब्राहिम लोधी को कैसे हराना है। तो उस समय बाबर एक छोटी सी जगह फरगाना का शासक था, लेकिन बाबर को काबुल का भी शासक बनना था। तो जैसे ही बाबर फरगाना को छोड़कर काबुल पर हमला किया तो उसी समय पर फरगाना स्वतंत्र हो गया। तो बाबर काबुल को छोड़कर फरगाना को बचाने आया तो इधर काबुल स्वतंत्र हो गया। अब बाबर के पास रहने का जगह नहीं था तो बाबर समरकंद चला गया, जो उसने पहले से जीत रखा था और वहाँ पर बाबर का कब्जा था। तो बाबर ने सोचा, समरकंद तो मेरे पास ही है, मैंने इसको जीत रखा है, तो क्यों न मैं फरगाना और काबुल पर हमला कर दूं और उसको भी जीत लूं। तो जैसे ही बाबर फरगाना पर और काबुल पर हमला करने गया, वैसे ही समरकंद भी स्वतंत्र हो गया। तो इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। तो अभी के लिए इसको ऊपर ऊपर से समझ लो। अब बाबर की किस्मत इतनी खराब थी, अब बाबर और बाबर की सेना के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं था। तो बाबर अपनी सेना को लेकर पहाड़ों पे चला गया और किसी तरह वो वहाँ पे रहने लगा। और उस समय पर बाबर के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि रहने के लिए कोई जगह मिल जाए जहाँ पर हम लोग कब्जा कर रह सकें। और तभी उसके पास एक मौका खुद चल कर आया, क्योंकि दौलत लोधी और राणा सांगा का निमंत्रण उसके पास पहुंच गया था। एक बार और समझ लेते हैं कि इस निमंत्रण में क्या लिखा था। इस निमंत्रण में सिर्फ इतना लिखा था कि तुम आओ, इब्राहिम को मारो और जितना लूटपाट करना है करो, हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे। उसके बाद हमारे हाथ में सत्ता सौंप कर तुम वापस चले जाओगे। और बाबर उस समय कहा ठीक है, क्योंकि बाबर को भारत में किसी तरह घुसना था और यही वो मौका था और बाबर इसको जाने नहीं दे सकता था। और यहाँ पे बैठे को यही लग रहा था कुछ दिन की बात और है, उसके बाद तो मैं राजा बन ही जाऊंगा। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि बाबर इन्हें सत्ता देने नहीं आया, खुद सत्ता पे राज करने आया है। तो इधर बाबर की बात राणा सांगा से हुई कि वहाँ के बारे में मुझे कुछ बताओ कि खाना कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा। तो राणा सांगा ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ यहाँ पे आओ, सारी मदद हम करेंगे। तो सारी बात होते ही बाबर अपनी पूरी सेना को लेकर निकल गया भारत की ओर। उसने पंजाब को पार किया, हरियाणा को क्रॉस किया और दिल्ली बॉर्डर पे अपनी सेना को लगा दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि इब्राहिम लोधी को अभी तक कुछ नहीं पता है और उन्हें पता तभी चलता जब सूबेदार उन्हें बताता। और सूबेदार इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसने ही बुलवाया था बाबर को। और इधर बाबर अपनी सेना को साफ साफ बोल दिया, देखो भाई, अगर तुम्हें पत्थर पे नहीं रहना तो तुम्हें ये जगह को जीतनी पड़ेगी, नहीं तो तैयार हो जाओ भेड़ बकरी की तरह उस पत्थर पे रहने के लिए। और तब उसकी सेना ने कहा, अब चाहे जो हो जाए, इस जगह को तो हम जीत कर रहेंगे। क्योंकि वो लोग छोटी छोटी जगह और पहाड़ों से चल कर आए थे और भारत को देखा तो क्या खूबसूरत लगा उनको। 10-10 किलोमीटर खुला मैदान देखकर उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। वो किसी भी कीमत पर इस जगह को जीतना चाहते थे, क्योंकि वैसे भी उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, तो उन्हें ये जगह किसी भी हाल में चाहिए थी। और इधर
दिन अलग खुशी मना रहा था कि 2-3 दिन की और बात है, इसके बाद मैं तो राजा बन ही जाऊंगा। और इधर बाबर जानता था कि इब्राहिम के पास अच्छी खासी सेना मौजूद है और काफी अच्छी मात्रा में उसके पास घोड़े और हाथी भी मौजूद थे। तो इब्राहिम लोधी को हराना बाबर के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन बाबर बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ चुका था, तो उसे पता था इब्राहिम लोधी को मुझे कैसे हराना है। उसका प्लानिंग था कि वो अपनी पूरी सेना को आधे चांद की तरह लगा देगा और हर सेना के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ देगा और बची हुई जगह पे वो अपनी तोपों को लगा देगा और इस जगह पे अपने एक्स्ट्रा सैनिक को बैठा दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा सैनिक को क्यों बैठाया अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये जो सर्कल है आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह थी। लगभग 6 किलोमीटर दूर तक इसकी सेना पूरी फैली हुई थी, तो जो लड़ने आता उसे ये नहीं पता होता कि इसकी सेना कहाँ कहाँ पर है और किस तरफ से हमला करेंगी। देखो एक बात और जान लो, बाबर पहला आदमी था जो भारत में गन और तोपों का इस्तेमाल किया था। इसके पहले भारत में गोला और बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बाबर तोप इसलिए लाया था क्योंकि जो इब्राहिम लोधी की सेना थी उसमें घोड़े हाथी भी थे और जब बाबर की तोप चलती तो उसकी आवाज से घोड़े हाथी खुद ही भागने लगते, तो उसे युद्ध जीतने में और ज्यादा आसानी हो जाती। बाबर ने अपनी सेना को इस जगह पे इसलिए बैठा कर रखा कि जैसे ही इब्राहिम लोधी की सेना यहाँ पर आएगी, ये सामने वाली सेना पीछे हटने लगेगी, तो इब्राहिम की सेना उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ेगी और जब उनकी सेना बीच में आ जाएगी तो यहाँ पर और यहाँ पर जो सेना है वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेगी। तब तोपों से मारना शुरू होगा। बाबर की यही पूरी प्लानिंग थी। और इधर जैसे ही इब्राहिम लोधी को पता चलता है तो इब्राहिम लोधी अपनी पूरी सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। तो इब्राहिम लोधी जैसे ही युद्ध में पहुंचते हैं वो युद्ध करना शुरू कर देते हैं और इधर बाबर की जैसी प्लानिंग थी वैसे ही होता है। इब्राहिम अपनी पूरी सेना को लेकर आगे की ओर बढ़े और बाबर की सेना पीछे हटने लगी। तो इब्राहिम को लगा कि हमारी सेना को देखकर बाबर पीछे हट रहा है, तो इब्राहिम की सेना बाबर की सेना को मारने के लिए और आगे बढ़ी और तभी इब्राहिम की सेना बीच में आ जाती है और तभी बाबर की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और फिर मारना शुरू कर देती है और आखिर में इब्राहिम लोधी को बाबर मार गिराता है। और यहीं से शुरू होता है भारत के गुलामी का पहला इतिहास। और उसके बाद बाबर दिल्ली को लूटना शुरू कर दिया और दिल्ली पर कब्जा करने लगा। और जब 1-2 दिन बीत गया तो राणा सांगा बाबर से मिलने आए और बोले, बाबर अब तो सब कुछ तुम लूट लिए हो, तो अब जाओ फिर तुम। तो बाबर बोला, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब इस दिल्ली पर राज मैं करूंगा। तो राणा बोले, तुम क्या बोल रहे, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। तो युद्ध हुआ और इब्राहिम लोधी के चक्कर में राणा सांगा मारा गया। तो पहला युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर का हुआ था और दूसरा युद्ध बाबर और राणा सांगा का हुआ। और राणा सांगा की मदद करने आए मेदिनी राय और अगला युद्ध इनके बीच हुआ और मेदिनी राय की मदद करने आए बिहार के अफगानी शासक। फिर बाबर ने बिहार के अफगानी शासक से आखिरी युद्ध किया और इस युद्ध को भी बाबर ने जीता था। और कुछ दिन बाद बाबर की मौत हो जाती है। तो बाबर के मरने के बाद आगे क्या हुआ इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। और आगे हम ये भी जानेंगे कि मुगल साम्राज्य कैसे बना, फिर मुगल साम्राज्य खत्म कैसे हुआ और फिर भारत में किसने कब्जा किया, ये सब कुछ जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए तो अगर आपका कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और कुछ न कुछ कमेंट करके जरूर जाना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।